नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी कि डीडीयू से अगर आप भी बीए करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डीडीयू के बीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, क्या होता है सिलेबस, क्या होता है पेपर का पैटर्न, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और साथ ही साथ कितना कट ऑफ जाता है, कितनी फीस है और कितनी सीट्स जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए कोर्स में है, और साथ ही साथ आप इसकी किस प्रकार प्रिपरेशन कर सकते हो, ये सारी जानकारियां मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बच्चों, जितने भी आपके मोस्टली जो डाउट्स आते हैं उन सभी के अकॉर्डिंग तकरीबन ये 20 से 21 पेजों की हमने बच्चों एक स्लाइड प्रिपेयर की है, और यकीन मानिए इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितना डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, वो डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि बच्चों बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर मिलता नहीं है, वहां पेपर होने के बाद जो है सबमिट हो जाता है। इसलिए जो बहुत सारे बच्चों के मन में जो डाउट्स हैं वो रहते हैं, क्योंकि भाई जब तक चीजें ऑथेंटिक नहीं निकल के आती है तो डाउट्स जो है जाहिर सी बात है कि रहता है। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। एक चीज और कि अभी आज आपने सर्च करके इस वीडियो को देखा होगा, फिर अभी आपके फॉर्म आएंगे, एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में फिर आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। बच्चों, इन पूरी प्रोसेस में यानी कि फॉर्म बनने से लेकर के एडमिशन लेने तक की पूरी प्रक्रिया में डीएनएस आपकी हेल्प करेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। आइए हम एक एक करके इस पूरे पीपीटी के माध्यम से आपको सारी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। अब भाई सबसे पहले एक काम करेंगे, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन से हम शुरुआत करेंगे कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाए बीए में, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या सिलेबस होता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, और कितना कट ऑफ जाता है, यानी कि आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या होगा, कितना कट ऑफ जाता है, फीस कितनी लगती है आपको वहां पढ़ने के लिए, और कितनी सीट गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए कोर्स में, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। एंड लास्ट में हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय की तैयारी किस प्रकार शुरू कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। क्योंकि बच्चों सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना जरूरी है। सपोज भाई आप पूरे वीडियो को देख लिए तो पता चला कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना जरूरी है। देखिए, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023 में दिया हुआ था, और 99% चांसेस है या फिर श्योर है कि 24 में भी यही रहेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा बदलते नहीं है। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी में चीजें बहुत जल्दी नहीं परिवर्तित होती हैं, 5 सालों 10 सालों में बदलती रहती है। ठीक है, और जहां तक हम लोग 2-3 सालों से देख रहे हैं, बस कोई परिवर्तन हुआ नहीं। देखिए, अब इनकी एलिजिबिलिटी बीए में कोर्स में लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन द ईयर 2004-2024 कैन आल्सो अपीयर इन द अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि अगर आप 12th पास आउट हैं या 12th में इस बार अपीयरिंग में है, वर्ष 2024 में, या फिर किसी साल भी आप कर रहे हैं, अगर आप इस साल अपीयरिंग में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एडमिशन लेने के लिए योग्य हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10+2 OR इक्विवेलेंट। कहने का मतलब वही है कि भाई अगर आप 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 1 साल 2 साल ड्रॉप होगा, तो बिल्कुल आप भी एलिजिबल हो। यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो गोरखपुर विश्वविद्यालय ने तो ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपकी मैक्सिमम एज 22 साल से कम होनी चाहिए, मतलब 22 साल तक ही गोरखपुर विश्वविद्यालय अलाउ करेगा इस यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, यूजीसी के अकॉर्डिंग। तो 22 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझने के बाद बच्चों आता है सिलेबस, क्योंकि देखिए यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ एलयू लिखा है लेकिन ये डीडीयू का सिलेबस है, डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, ये हमारे टाइप राइटर ने इसको मिस्टेक कर दिया है, तो इसको अवॉइड करिएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई सिलेबस को लेकर के बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं। क्योंकि बच्चों होता क्या है, मैं आपको एक जो है बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो वहां जब आप पेपर देने जाते हो ना, तो पेपर वहां रख लिया जाता है। तो
तो हाँ, पेपर भी वहां का नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि मैं पेपर दे दूंगा, मेरे पास पेपर है, तो समझिए कि वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। जब पेपर सबमिट हो जा रहा है तो उसको पेपर कहाँ से मिलेगा? और आप खुद अनुभव करोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहां ओएमआर सीट की जो कार्बन कॉपी होती है वो आपको मिल जाएगी कि भाई आपका आप अपने आंसर की से मिलान कर लेंगे। लेकिन बच्चों कॉपी रख ली जाती है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता है, बुकलेट होता है, वो रख लेते हैं, जमा करा लेते हैं। इसलिए क्या होता है ना कि एग्जैक्टली चीजें पता नहीं चलती, क्योंकि बच्चों अब पिछले 2 सालों से हम लोग 3 सालों से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, वहां बच्चे पढ़ते हैं। तो जैसे ही बच्चे अपने एग्जाम दे करके आते हैं तो उनसे हम लोग पूछते हैं, फोन्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू बच्चे क्वेश्चन लेके भेजते हैं कि सर इस टॉपिक से इतना इतना क्वेश्चन आया था। तो उस हिसाब से बच्चों हम लोगों ने जो है एक आकलन करके एक थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह किया है, और उसी पे हमने पेपर का पैटर्न और सिलेबस वगैरह प्रिपेयर किया है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पेपर मिलता नहीं है, तो कोई अगर आपसे कहता है कि मैं पेपर दूंगा तो बिल्कुल विश्वास मत करना, ठीक है। हमने बच्चों के थ्रू जाना है, जब बच्चे पेपर दे के आते हैं तो रिव्यू वगैरह भी हम देते हैं, मिलने भी जाते हैं, तो वहीं से हम लोगों ने जानकारियां कलेक्ट की है और आपको बताने वाले हैं। हालांकि ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है ना, ये डीडू गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय इन इन विषयों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। उसमें क्या है, आपका हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है, जो बदलता नहीं, यानी विश्व में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, उसको हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो है आते हैं, मतलब मानते हैं। स्कीम एंड पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम, नई पॉलिसी आई है, उसके बारे में पूछेगा। गेम, भाई बहुत सारे गेम है, गेम स्पोर्ट्स दोनों आ जाएगा। गेम स्पोर्ट्स में जितने गेम्स हैं, जितने स्पोर्ट्स हैं, उनके अंतर्गत अभी हाल ही में कौन सा, कहाँ वर्ल्ड कप हुआ, कौन सा गेम हुआ, कौन जीता, कौन हारा, या फिर जो है फुटबॉल में जो है सबसे जो है मुख्य पुरस्कार क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद बुक्स के बारे में क्या, मतलब जो फेमस बुक्स होती हैं, भाई कमानी किसकी रचना है, वैसे मतलब जो जो बुक्स जो होता है फेमस बुक्स, उनके बारे में पूछता है। उसके बाद बुक्स एंड राइटर हो गया, करंट अफेयर्स और अवार्ड्स हो गया। यानी करंट अफेयर में मोस्टली 6 महीने तक का आता है, लेकिन 1 साल तक का आपको लगभग प्रिपेयर करना होता है। करंट अफेयर में नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज वगैरह आता है, हालांकि डिटेल में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अवार्ड्स में भाई कि भाई जो अवार्ड्स होते हैं मुख्य मुख्य जो है, तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में, या फिर बहुत सारे अवार्ड्स हैं अलग अलग जो है क्षेत्रों में, उसके बारे में पूछता है। इसी का हम लोगों ने ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखा हुआ है। तो इतना सिलेबस जो है डीडू यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है। लेकिन बच्चों, इसका पूरा डिटेल हमारी टीम ने और हम लोगों ने बच्चों के बताने के जो है स्तर पे, यानी बच्चों ने जिस प्रकार हम लोग को बताया है, उसके आधार पे हमने आपके लिए पूरा डिटेल में सिलेबस डिजाइन किया। हालांकि पेपर का पैटर्न है, लेकिन देखिए ये पूरा हम लोगों ने बच्चों ना सिलेबस पूरा तैयार किया हुआ है। हर एक सब्जेक्ट का हम लोगों ने यहाँ बच्चों सिलेबस आपके लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। जो बच्चे हमको बताए हैं उस आधार पे हम लोगों ने प्रिपेयर किया, ठीक है। तो भाई सिलेबस के बारे में आप जानेंगे कि भाई डीडीयू ये कह रहा है कि भाई इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि डीडीयू ने इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है पिछले 2-3 सालों के जो है अनुभव के आधार पर, जो बच्चे बताए उसके आधार पर, ठीक है। अब आइए सबसे पहले भाई हम एक काम करते हैं, सिलेबस को डिटेल में समझने से पहले हम पेपर का पैटर्न जान लेते हैं। पेपर पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने घंटे का समय मिलता है, क्या नेगेटिव मार्किंग वगैरह है, उसके बारे में समझना जरूरी है। अब डीयू के बीए एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पे डीयू लिखा है, लेकिन इसको भी अवॉइड कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे डीडीयू होगा, ठीक है, डीडीयू, ठीक है, डीडीयू होगा। डीडीयू के बीए एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे। एंड क्वेश्चन टाइप आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। एंड पेपर का जो बच्चों मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आपका आता है। साथ ही साथ टोटल जो नंबर होता है एमएम, यानी कि 200 नंबर का पेपर, यानी कि एक क्वेश्चन सही करेंगे 2 नंबर, जो कि लिखा भी हुआ है। और हाँ ध्यान दीजिएगा, पेपर मोड ऑफलाइन ओएमआर बेस पे होता है। कहने का मतलब ये कि जब आप गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरोगे तो ये सीयूटी या किसी एग्जाम की तरह ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है, और गोरखपुर शहर में होता है, यानी गोरखपुर शहर में ही इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पेपर भाई मैंने बता दिया मोड ऑफलाइन है, और 1 क्वेश्चन करेक्ट +2, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। वहीं अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है ना तो 0 मार्क्स, यानी कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, यानी कि कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब ये कोई रिस्क नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का ये मतलब होता है कि कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो मार्क्स नहीं कटेंगे, 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका बच्चों रहा पेपर का पैटर्न। इट्स मीन कि भाई 100 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का पेपर रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी, ऑफलाइन पेपर होगा। इतनी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये लिखा होगा।
अब हम डिटेल में सिलेबस को समझते हैं। डिटेल में सिलेबस को समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चों अभी आपने देखा था पीछे कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है। अब इंग्लिश में आपका इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद बुक्स ऑथर से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश ग्रामर में नाउन है, आपका प्रीपोजिशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड मीनिंग्स एंड आइटम्स एंड फ्रेजेस है, करेक्ट स्पेलिंग है, नॉलेज ऑफ पोएम्स टाइप्स है, और जो है प्रोवर्ब्स है। यानी कि इतने टॉपिक से इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं। तकरीबन देखा गया है कि किसी साल 10 क्वेश्चन या किसी साल 12 क्वेश्चन तक पूछा गया है। ठीक है, ये अलग अलग सालों में वेरी करता रहता है, लेकिन हाँ मिनिमम 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसमें तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन ग्रामर का रहता है। ग्रामर यानी कि यूज ऑफ टू, यूज ऑफ द, समझ रहे होंगे आप लोग, या फिर उस सेंटेंस में नाउन का पता करिए, इस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक में क्या हो पता करिए, इस तरह से पूछा। 2-3 क्वेश्चन पूछेगा भाई फेमस, यानी शेक्सपियर की फेमस कोई पोयम का नाम पूछेगा, बुक का नाम पूछेगा, तो वो आता है। ठीक है, अब आगे देखिए हिंदी में बच्चों वही होता है कि हिंदी में भी आपका हिंदी साहित्य पढ़ना है, पुस्तक और लेखक, जैसे मैंने आपको पहले ही बुक्स बताया, कहानी किसकी रचना वगैरह है, तो फेमस जो बुक्स है उनके राइटर का नाम पूछता है। हिंदी साहित्य में क्या है कि भाई हिंदी साहित्य के बारे में फॉर्मूला एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, और ज्यादातर क्वेश्चन आपका तकरीबन जो व्याकरण से बच्चों क्वेश्चन होता है वो 7 से 8 क्वेश्चन ना वो ग्रामर से ही आता है, और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ देगा फेमस जो है बुक्स राइटर के बारे में, और एक का दुक्का क्वेश्चन कभी कोई पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। तो वही 10 से 12 के आसपास इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 10 से 12 के आसपास क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपका व्याकरण का पोर्शन ज्यादा होता है। इसमें आपका संज्ञा है, क्रिया है, समास है, सर्वनाम है, संधि विच्छेद है, तत्सम तद्भव है, कारक है, रस छंद अलंकार और विशेषण है। यानी कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई संधि विच्छेद का पैराग्राफ दे देगा, पूछेगा भाई इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। कोई शब्द दे देगा जो कि गलत रहेगा, बोलेगा इसका सही क्या होगा, या फिल इन द ब्लैंक दे देगा, पूछेगा इस वाक्य में संज्ञा क्या है। इस तरह क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी फेमस राइटर बुक्स के नाम तो जरूर पूछता है। ये 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है, ये पूछता है। ठीक है, तो 10 से 12 के आसपास वेटेज रहता है, लेकिन आमतौर पर 10 क्वेश्चन तक ये पूछ लेते हैं। उसके बाद बात आगे देखिए, उसके बाद ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है और एक ज्योग्राफी है। इससे भी तकरीबन 10-12 के आसपास ये क्वेश्चन पूछता है। भारत के बारे में समान जानकारियां, और फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो है भौतिक स्वरूप रहता है। सॉइल एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की मिट्टी एवं फसल। खनिज संसाधन, नदी, झील, जलप्रपात। भारत के उद्योग एवं परिवहन, और भारत की जनजातियां, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, जीव मंडल। इस तरह के ये कुछ टॉपिक्स है जिनसे जो है आपके एग्जाम में, हाँ क्लाइमेट, जलवायु से भी पूछा जाता है भाई कौन सी जलवायु किस फसल के लिए, या फिर कह लें कि काली मिट्टी का कहाँ पाई जाती है वगैरह वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। कहने का मतलब है कि भाई भारत के बारे में समान जानकारी आपको भूगोल के बारे में रखना है, और भी चीजों के बारे में, जैसे सबसे बड़ी झील कौन सी है, कौन सा प्रपात कहाँ पे है, कौन सी बड़ी नदी है, कौन सी छोटी नदी है, ये सब पूछता है। राष्ट्रीय हमारा पार्क जो है कौन सा राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य वगैरह है, तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि जब आपको पढ़ाया जाएगा क्लासेस वगैरह में इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, यानी कि विश्व का भूगोल। इसमें आपका ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद सौर मंडल, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। स्थल मंडल, महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप वगैरह क्वेश्चन पूछेगा। जल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में पूछेगा। विश्व के महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, विश्व के विनिर्माण कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। भूगोल में 10 से 12 के आसपास क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है हिस्ट्री की। सिलेबस हिस्ट्री देखिए, ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और पॉलिटी से आमतौर पर देखा गया है। ठीक है, और उसके बाद स्टार्टिंग जीके वगैरह से भी क्वेश्चन पूछता है। एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री के भाई 3 पार्ट है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि 3 जो है हिस्ट्री से तकरीबन मैंने देखा है बच्चे जो बताते हैं कि सब 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी की सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध राज का उत्कर्षण, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पूछ सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंधु घाटी कहाँ पे है, किस नदी पे है, पूछ सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, आगे देखिए।
अब मेडो यानी कि मध्यकाल इतिहास से क्या पूछेगा भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी कौन था, या फिर उसके बारे में कुछ पूछेगा, सल्तनत काल, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष। कहने का मतलब ये है कि पहले आप सिलेबस को समझ लो, ये पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे और डीएनएस एजुकेयर ऐप पे भी मिल जाएगा। आप टेंशन पीडीएफ का मत लीजिए, सिलेबस को समझ लीजिए। आगे देखिए, अब ये आधुनिक इतिहास मेडोल जो है मॉडर्न हिस्ट्री है, भारत में यूरोपियों का आगमन पूछेगा, बंगाल पर जो है अंग्रेजों का अधिपतन, गवर्नर जनरल यानी कि कौन सा पहला गवर्नर जनरल था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। 1857 की क्रांति के बारे में कई सारे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछता है। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण पूछता है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन पूछता है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, कौन किसको हराया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। हालांकि हम क्लासेस के दौरान आपको अच्छे से कराएंगे। आगे देखिए, अब पॉलिटी देखिए, राजनीति पॉलिटी से भी आपके 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ देगा, संविधान सभा का गठन कब हुआ, जो है कौन जो है उसमें सभापति था, कौन अध्यक्ष था वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के स्रोत, भारतीय संविधान सभा की अनुसूचियां कितनी है, कितने रियासतें वगैरह हैं, भारतीय नागरिकता के बारे में पूछ देगा, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप के बारे में पूछ देगा। फिर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार कितने हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे हैं। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछेगा, और मौलिक कर्तव्य यानी कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है अच्छा खासा। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हाँ, 8 से 10 के आसपास क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो इसमें राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के बारे में पूछेगा, आर्थिक योजना के बारे में पूछेगा आपसे, जो है प्रॉपर्टी गरीबी के बारे में पूछेगा। इसके बाद आपका आर्थिक समृद्धि एवं विकास से पूछेगा, भारतीय वित्त व्यवस्था यानी कि हमारा जो है इंडिया का फाइनेंशियल जो है सिस्टम क्या, वो पूछेगा। कृषि, विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन के बारे में पूछेगा। नई आर्थिक नीति के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम देखने को मिलता है। अगर मैं सबसे ज्यादा वेटेज की बात करूं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम रहते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछता है। स्टैटिक जीके का बच्चों मतलब ये होता है कि वो जीके जो स्थिर हो, जो बदलता नहीं है। सपोज भाई, सबसे सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति कौन थे, सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, सर्वप्रथम भारत के राज्यपाल कौन थे, जो है, या फिर स्टेट के, या उत्तर प्रदेश का प्रथम जो है सीएम कौन था, यानी कि जो है सीएम का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री। कहने का मतलब ये है कि जो स्टैटिक जीके का मतलब ये होता है कि जो स्थिर है, जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो वो स्थिर जीके, उसको हम स्टैटिक जीके मानते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके से भी कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे देखिए, अब करंट अफेयर्स, चूंकि बच्चे कहते हैं सर करंट अफेयर में क्या पढ़ना हमको है, तो आपको नेशनल न्यूज पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार यानी कि इंटरनेशनल न्यूज पढ़ना है। गवर्नमेंट की मान लीजिए केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई योजनाएं रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, तो वो आपको याद रखना, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद राजनीति और शासन, यानी कि भाई अगर पॉलिटिक्स में मान लीजिए कहीं का चुनाव हुआ है, वहां कोई नया मुख्यमंत्री बना है या कोई पदाधिकारी बना है, तो उसके बारे में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद खेल पुरस्कार का मतलब कि भाई इस समय जो है कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है इस साल, वो क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा इनोवेशन हुआ है, कुछ रिकॉर्ड हुआ है अच्छा, तो वो पूछ लेगा। साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कुछ हुआ है तो पूछेगा। आमतौर पे तकरीबन 1 साल यानी कि 1 ईयर का आपको सीए करंट अफेयर प्रिपेयर करना होता है। 1 ईयर का अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसमें आपका अच्छा खासा नंबर आता है। तकरीबन इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 के आसपास क्वेश्चन पूछते हैं, 5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 1 साल तक का अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर लोगे तो। अगर देखूं मैं सिलेबस की बात, तो तकरीबन सिलेबस की बात यहाँ खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो सबसे जरूरी है यहाँ पे, जो डीडीयू ने ये सिलेबस दिया था, यहाँ पे 1-2 चीजें छूट रही है। जैसे देखिए यहाँ पे स्कीम एंड पॉलिसीज है, यानी कि देखिए गवर्नमेंट की स्कीम और पॉलिसीज। भाई मान लीजिए जैसे एक उज्ज्वला योजना आया था, या फिर हमारे जो इस समय पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो नई नई योजनाओं का शुभारंभ करते हैं, तो वो स्कीम पॉलिसी पूछेगा। सपोज कोई राज्य है, मतलब उत्तर प्रदेश या कोई भी महाराष्ट्र राज्य है या एमपी में कोई राज्य, अगर कोई नया वो स्कीम शुरू कर रहा है या पॉलिसीज है, उसके बारे में पूछेगा कि भाई वो क्यों किया गया, उसका थीम क्या है, उसका मकसद क्या है, कौन किया है, उसे पूछता है। देखिए फेमस बुक्स में और गेम्स का मतलब है कि रिसेंटली सब अभी इस साल वर्ल्ड कप हुआ था, अभी हॉकी का टूर्नामेंट हुआ था, फिर अभी आईपीएल वगैरह होगा, तो वो सब पूछता है कि भाई किस तरह चीजें हैं। करंट अफेयर मैंने आपको बता ही दिया। अवार्ड्स का मतलब क्या है, कई तरह के अवार्ड्स हैं, अर्जुन पुरस्कार है आपका, और कई सारे अवार्ड्स है।
तो उसके बारे में पूछता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी हिंदी इंग्लिश का मैंने सिलेबस बता दिया है, करंट अफेयर का सिलेबस मैंने बता दिया। पुरस्कार का मतलब जो जो फेमस जो है आपके फेमस फेमस जो आपके अवार्ड्स हैं उनके बारे में पूछता है। ठीक है, चलिए ये सिलेबस आपने देख लिया, यानी कि सिलेबस की चर्चा ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा जो है देख लिया। अब हम सिलेबस के बाद जो आपके मन में डाउट रहता है कि सर एक सेफ स्कोर क्या होगा, सर हमको कितना नंबर लाना होगा जिससे मेरा एडमिशन मिल जाएगा, उसकी मैं अब चर्चा करूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर हमको कितना नंबर लाना होगा जिससे हमारा डीडू यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाए। क्योंकि देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय का मेन कैंपस भी है और उससे बहुत सारे अटैच कॉलेज भी है, लेकिन मैं जो चर्चा करूंगा, जो कट ऑफ की मैं बात करूंगा, वो मेन कैंपस के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, कट ऑफ को बताने से पहले बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए कट ऑफ हर साल कम बेसी होता रहता है, बस मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि हाँ एटलीस्ट इतना नंबर। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जब मैंने यहाँ कट ऑफ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो कट ऑफ का रिकॉर्ड है लास्ट 5 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है मिनिमम। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका मिनिमम 110 प्लस नंबर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका ईडब्ल्यूएस में 100 नंबर या ओबीसी में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और एससी एसटी में अगर आपका 80 है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ भाई, मिनिमम यानी कम से कम रहना चाहिए। हालांकि लाने वाले बच्चे यहाँ पे 160 नंबर तक लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम आपका इतना होगा तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा मेन कैंपस में। क्योंकि देखिए भाई कई राउंड की काउंसलिंग चलती है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थोड़ी, फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है, उसके बाद एडमिशन होता है जब सीट बचती है सेकंड राउंड का, यानी कि तकरीबन 3 राउंड की काउंसलिंग यहाँ चलती है। हाँ, जितना अच्छा आपका मार्क्स रहेगा उतना आपको मौका मिलेगा सब्जेक्ट चूज करने का, यानी कि आपका इंटरेस्ट निकल गया, आप जा रहे हैं काउंसलिंग कराने। अब आपको बीए में कौन कौन सा विषय लेना है, जितना अच्छा नंबर रहेगा उतना अच्छा आपको प्रेफरेंस मिलेगा, तो इसके लिए आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। नंबर यहाँ पे लेके आएंगे, यानी जितना कम नंबर, ऐसा नहीं है आपका 100 नंबर पे भी एडमिशन होता है, 90 नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन जितना अच्छा नंबर आप लाओगे ना उतना आपको सब्जेक्ट चूज करने की आजादी रहेगी। कहने का मतलब ये भाई कि आप बीए कर रहे हो, पता चला कि आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं मिला तो क्या मतलब है। इसलिए जितना अच्छा नंबर लाओगे आप प्रयास करो कि 140 प्लस मार्क्स लाएं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपका नाम है, और जाकर के अपने मन पसंदीदा कोर्स को लेकर के पढ़ाई करो आप, तब वो सही है। तो आपका टारगेट जो कि हम अपने बच्चों का जो टारगेट रखेंगे वो 120 प्लस कम से कम आपको लाना पड़ेगा। अगर आप लाते हैं तो सभी को जो है कैटेगरी कोर्स के लिए तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, तो इतना नंबर आपको लाना है। हाँ, फीस की मैं बात करूं तकरीबन बच्चों तो 2500 रुपए के आसपास पर सेमेस्टर की फीस है गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए के लिए। सीट तकरीबन 1945 के जो है मेन कैंपस में 1945 प्लस है। हालांकि देखिए एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीट और फीस में थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है। सपोज करिए कि मैं ये वीडियो जनवरी में रिकॉर्ड कर रहा हूं, पता चला कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जुलाई जाते जाते 10% सीट बढ़ा दे या फीस 1000 रुपए बढ़ा दे, तो आप ये मत कहना कि सर आपने ये बताया था। ठीक है, तो सीट और जो है फीस घटता बढ़ता रहता है, और कट ऑफ भी वो वेरी करता रहता है। सपोज आप ही करोगे कि पेपर एकदम टफ आ गया तो कट ऑफ डाउन हो जाएगा, पेपर आसान आ गया पेपर हाई चला जाएगा, मतलब कट ऑफ हाई चला जाएगा, तो वो भी थोड़ा मोड़ा वेरी करता रहता है। लेकिन हाँ, एक सेफ इसको मैंने बता दिया कि अगर आपका इतना भी मिनिमम रहेगा तो आपको एडमिशन गोरखपुर विश्वविद्यालय मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों तैयारी की बात है तो हमारा कोर्स है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ये देख लीजिए ये हमारे कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं अलग अलग कोर्स में, जो कि वेरियस कोर्सेज में सिलेक्टेड हमारे बच्चे हैं, ये जो अलग अलग कोर्सेज में इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ आप। ठीक, अब बात आती है कि ठीक है सर आपने सारी बात बता दी, अब सर तैयारी हम कहाँ से करें, कैसे करें। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, पेपर इसका नहीं मिलता है, तो जो भी हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे उसको करना, क्योंकि यूट्यूब पे भी हमारे यहाँ फ्री क्लासेस चलती हैं, जाकर के आप एक बार प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लो। उसके बाद ऐप पे तो भाई क्लास चलता ही है, जो कि एकदम स्ट्रक्चर वे में रहता है, जो कि हम पिछले 2-3 सालों से बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं, और कई सारे बच्चों का हम लोगों ने सपना पूरा किया गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने का। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे ऑनलाइन कोर्स की फीस है, जो कि हमारा बैच ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। उसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट वगैरह, और फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगा। और यहाँ PYQ की जगह पे हम आपको मॉडल पेपर देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर नहीं मिलता है तो हम आपको इसकी जगह पे मॉडल पेपर तैयार करके देंगे, और आपके एग्जाम तक हम टिल, यानी कि कहने का मतलब फॉर्म भरने से लेकर के आपके एडमिशन तक हम आपकी हेल्प करेंगे, हाथ पकड़ के लेके चलेंगे और आपका सिलेक्शन कराएंगे। ठीक है, हमारा एक स्लोगन भी है कि आपके एग्जाम की तैयारी यूट्यूब की सबसे टॉप फैकल्टी DNS की जिम्मेदारी। तो आई होप बच्चों की ये मेरी पूरी बात आप समझ गए होंगे। हाँ, अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, तो प्ले स्टोर से आप एक हमारा एप्लीकेशन है, उसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, DNS एजुकेयर, EDUCARE,
यानी कि प्ले स्टोर से आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को बच्चों डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ ऊपर हमारा हेल्पलाइन नंबर देखो, यहाँ पे ये प्ले स्टोर से आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। देखो ये प्ले स्टोर से आपको हमारे एप्लीकेशन को यानी कि डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, और ये हेल्पलाइन नंबर आप जो है सेव करके रखो, क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर आपके पूरे एंट्रेंस एग्जाम की जर्नी में आपकी हेल्प करेगा। यानी कोई आपको दिक्कत आएगी इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हालांकि जितनी क्लासेस हमारे यूट्यूब पे फ्री होंगी उसका भी जो पूरा पीडीएफ रहेगा, स्टडी मटेरियल रहेगा, कुछ हम फ्री टेस्ट सीरीज भी कराते हैं, तो आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे ही मिलेगा। तो फिलहाल ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके सारे डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। तो प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को बच्चों आप जरूर डाउनलोड कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में कर इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दूसरों की भी हेल्प करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए, प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।